नमस्कार, कैसे हैं आप? फिक्र आपकी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशांत चतुर्वेदी। शुरुआत करते हैं आपकी फिक्र की बड़ी बड़ी खबरों के साथ। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने जिस दिन 100 करोड़ रुपए की उगाही का खुलासा किया था, उसी दिन हमारे अंडरकवर रिपोर्टर इसकी तहकीकात में जुट गए और आज पहली बार टीवी 9 भारतवर्ष इस पूरे घूसकांड का स्टिंग ऑपरेशन लेकर आया। आपको खलबली मचाने वाला यह खुलासा जरूर देखना चाहिए। अगर आपको यह खुलासा इसलिए भी देखना चाहिए क्योंकि हम अपने कीमती वोट देकर जो सरकारें चुनते हैं वो खुद कटघरे में खड़ी नजर आती है। आमतौर पर इन आरोपों पर लीपापोती कर दी जाती है जो कि और भी घातक होती है। आज हम इसका पूरा विश्लेषण करेंगे। देश के लिए एक बहुत भयभीत करने वाली खबर आ रही है कोरोना संक्रमण की। देश को डर था कि कहीं यह संक्रमण गांव तक ना फैल जाए और वो ही हुआ है। आज हम एक ऐसे गांव की खबर लेकर आए हैं जहां कुछ दिन पहले मेला लगा था और मेले से संक्रमण पूरे गांव में फैल गया। आज वहां कैसा सन्नाटा पसरा है यह आपको देखकर सतर्क हो जाना बहुत जरूरी है। आपको पश्चिम बंगाल का घिनौना चुनावी खेला भी दिखाएंगे। इस राज्य में अपराध को कैसे सियासत का रंग दिया जा रहा है यह देखकर फिक्र बड़ी हो जाती है। लेकिन जनता की फिक्र से बेपरवाह नेता कार्टून खेला में व्यस्त है। पिछले कुछ दिनों से हम खाकी और खादी के कनेक्शन को लेकर लगातार फिक्र जता रहे हैं, एक सीरीज चला रहे हैं। आज इस फिक्र पर टीवी 9 भारतवर्ष बहुत बड़ा खुलासा कर रहा है। जरा सोचिए, मुंबई पुलिस का एपीआई यानी असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर, लेकिन रुतबा एक अरबपति जैसा। हम बात कर रहे हैं सस्पेंड एपीआई सचिन वाजे की। आज भी सचिन वाजे के गुनाहों की पड़ताल करती एनआईए यानी राष्ट्रीय जांच एजेंसी की टीम ने एक मित्सुबिशी आउटलैंडर कार जब्त की है। यह कार नवी मुंबई के कमोथे इलाके में मिली है। बताया जाता है कि यह मित्सुबिशी आउटलैंडर कार सचिन वाजे के नाम से ही रजिस्टर्ड है और इस कार को सचिन वाजे का सहयोगी एपीआई प्रकाश ओवर ड्राइव करता था। आपको बता दें कि मनसुख हिरेन मौत के मामले में वाजे की गिरफ्तारी के बाद से अब तक एनआईए उसकी 6 गाड़ियां जब्त कर चुकी है, जिसमें ध्यान से देखिए 2 मर्सिडीज, 1 प्राडो, 1 इनोवा, 1 स्कॉर्पियो और 1 मित्सुबिशी आउटलैंडर कार शामिल है। सभी बहुत बड़ी गाड़ी, हाई एंड कार्स। सूत्रों की माने तो अभी भी एनआईए को एक और आउटलैंडर, एक ऑडी और एक स्कोडा गाड़ी की तलाश है जो सचिन वाजे इस्तेमाल करता था। तो आपको भी लग रहा होगा कि एक असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर के पास इतना पैसा कहां से आया जिससे 7-8 लग्जरी गाड़ी खरीद ली, कई जगह जमीन मकान बना लिए। तो इस सब का खुलासा कुछ दिन पहले मुंबई के ही पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने किया था। इन्होंने बताया था कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने सचिन वाजे गैंग को 1 महीने में 100 करोड़ वसूली का टारगेट दिया था। चूंकि एक मंत्री की आगाही की तरफ से महाउगाही का टारगेट देने का मसला बेहद गंभीर है, यहां तक कि मुंबई के बार और पब से वसूली का रेट लिस्ट तक बाहर आ चुका है। इसीलिए टीवी 9 भारतवर्ष ने मुंबई में खाकी और खादी के खेल का सच सामने लाने के लिए स्टिंग ऑपरेशन किया। हमारे अंडरकवर रिपोर्टर ने जो खुलासे किए वो बेहद चौंकाने वाले। अंधेरा घिर गया था, मुंबई शहर रंगीन रोशनी में नहा चुका था और टीवी 9 भारतवर्ष के अंडर कवर रिपोर्टर खुफिया कैमरे के साथ ऑपरेशन 100 करोड़ के मिशन पर निकल चुके थे। होमवर्क के दौरान हमें बताया गया कि मुंबई के पॉश इलाके अंधेरी ईस्ट में कई ऐसे हाई फाई डांस बार हैं जहां से मुंबई पुलिस मोटी वसूली करती है। लेकिन क्या वसूली का ये आरोप सच है? ये हकीकत खुफिया कैमरे में कैद करने के लिए हमारी टीम मरोल नाका की तरफ रवाना हो गई। थोड़ी ही देर में हम रूबी बार के सामने थे, लेकिन अंदर जाकर पुलिस की वसूली के बारे में जानना इतना भी आसान नहीं था। लिहाजा हमारे अंडरकवर रिपोर्टर एक लोकल एजेंट के साथ बार के खरीदार बनकर यहां पहुंचे थे। सबसे पहले हमें ग्राउंड फ्लोर पर लाया गया जहां बार चलता है।
और इसी फ्लोर के ऊपर डांस बार भी था। यहाँ हमारे सोर्स ने बार मैनेजर से हमारी मुलाकात करवाई, ये कहकर कि हम दोनों फ्लोर खरीदना चाहते हैं, लेकिन डील से पहले हमने दोनों बार दिखाने की शर्त रखी तो बार मैनेजर बिना ना नुकुर किए तैयार हो गया। नीचे भी एक रूम है, ड्रेसिंग रूम। इधर इतना स्पेस और है, वो ड्रेसिंग रूम को बाहर निकलने के लिए ये ऊपर के लिए पीछे रहना। हाँ आइए। लॉक किया क्या? हाँ लॉक। चाबी लेके जाइए। 2 मिनट वो किधर क्या लॉक करके रखते हैं। अच्छा इधर से भी स्पेस है ना सीट का? पुलिस वाला पीछे से भी आ सकता है। वो ये लोग ध्यान नहीं देते हैं, अगर कोई बाहर से आके इधर अंदर आ जाएंगे तो। हाँ वो तो सारी सेफ्टी रखनी होगी ना। ये मतलब पीछे से जाने का रास्ता है। हम लोग रात को है ना 1:30 बजे का यहाँ से लेते हैं कस्टमर। अच्छा पीछे से लेते कस्टमर। अगर आप नहीं समझे तो आपको बता दें, बार मैनेजर ने हमें वो चोर रास्ता दिखाया जहां से कस्टमर पुलिस की नजरों से बच कर आ सकता है या फिर पुलिस रेड के दौरान इस रास्ते से भागा जा सकता है। रूबी बार के मैनेजर से बातचीत में कई तंग करने वाले खुलासे हुए। पता चला कि डांस बार चलाने पर कोरोना की वजह से पाबंदी, लेकिन बार मैनेजर का दावा है कि मुंबई पुलिस रिश्वत, जिसे इस धंधे में सेक्शन के नाम से जाना जाता है, वो लेकर बार चलवा रही है। मजमा जुट रहा है, जबकि मुंबई में कोरोना काल बन गया है। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन बार मैनेजर ने आगे जो खुलासा किया, जिस पुलिस अफसर का नाम लिया, वो भूचाल लाने वाला है। बात आपसे पर्सनल पूछनी थी, ये सेक्शन में कितना खर्चा है? सेक्शन का इधर अभी का इसमें और सीपी की टिकट सब पकड़ के सीपी का भी देने का नहीं। टोटल बताओ। वो तो बंद हो सारा कॉस्ट वो सब पकड़ के हम लोग को 8-9 लाख का हिस्सा आ रहा था। मतलब अब वो सीपी का 2 लाख छोड़ो, हो जाएगा तो 7 बोले तो इसमें सब आ गए। कैसा तो जो इनकम लोन लोग का, खबरी लोग का और दूसरा एक्साइज का और एसएस बैंक के भी बंदे बोलते हैं। एसएस बैंक बंद बंद हो रहा है, फिर अभी और कम हो जाएगा। अगर 7 के हिसाब से उसमें नाइट चार्ज भी आएगा। अभी हम लोग जो नाइट चालू रखते हैं ना, पीआई को 5,000, बीट ऑफिसर को जो डिटेक्शन स्टाफ को उसको सुबह 8-9 हज़ार डेली जाते हैं। तो जिस दिन रखेगा उस दिन, अगर नहीं रखे तो नहीं जाएगा, 1:30 बजे बंद करेंगे तो वो सब मिला के हम लोग को 7 का एवरेज होगा। अगर 7 में अभी एसएस बैंक ये सब बंद रहेगा तो 5 हो जाएगा। फिर भी आप 6 लाख पकड़ के अभी कैसा था, सीधी बोला था 2 लाख रुपए लिया। अभी परमिट की बात कर रहे हैं। हाँ परमिट से वो सब बड़ा इश्यू हो गया और परसों को बड़ा लफड़ा हो गया ना। उसने सीधा बोल दिया ना, मेरे को देशमुख साहब ने बोला मेरे को 100 करोड़ चाहिए, मैं इसके लिए बाहर पब वालों से मांगा, तो बहुत बड़ा मैटर हो गया। तो अभी और सब सही रहेगा। वो एक कलेक्शन करने वाला आदमी अलग सब आया हुआ रहता, कोई डायरेक्ट थोड़ी अपना होटल में भी कोई। पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह का नाम सुनकर हमें पहली बार में भरोसा ही नहीं हुआ, लेकिन बार मैनेजर का दावा है कि हर महीने 2 लाख रुपए पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह के लिए जाते थे। मगर 100 करोड़ के लेटर कांड के बाद 2 लाख रुपए की वसूली बंद हो गई, लिहाजा डांस बार चलाने का हर महीने का खर्चा 2 लाख रुपए कम हो गया है। लेकिन फिर भी 6 लाख रुपए बतौर रिश्वत पुलिस को देने ही पड़ते हैं। हालांकि टीवी9 भारतवर्ष बार मैनेजर के दावों की पुष्टि नहीं करता, लेकिन अगर ऐसा वसूली गैंग चल रहा है तो ऐसे पुलिस वालों पर सख्त कार्रवाई होनी ही चाहिए। वैसे आपको बता दें कि 100 करोड़ वसूली वाला खुलासा खुद मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह ने ही किया था। इसी खुलासे के बाद टीवी9 भारतवर्ष ने ऑपरेशन 100 करोड़ का प्लान बनाया और बार मैनेजर जिस तरह के दावे कर रहा है, अगर वो सही है तो ये इशारा है कि 100 करोड़ की वसूली के आरोपों में कहीं ना कहीं दम है। हालांकि 100 करोड़ वसूली कांड की जांच शुरू हो चुकी है और सच बहुत जल्द सामने आएगा, लेकिन टीवी9 भारतवर्ष के खुफिया कैमरे में मुंबई पुलिस पर जो संगीन इल्जाम लगे हैं वो बेहद सनसनीखेज है और इसका अगला सिरा आपको और भी तंग करेगा। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए ऑपरेशन 100 करोड़।
मुंबई से टीवी 9 भारतवर्ष के लिए उमेश पाटिल के साथ फारूक निवाजी की रिपोर्ट। स्टिंग ऑपरेशन में हमें पता चला कि बीट ऑफिसर से लेकर पुलिस कमिश्नर तक महावसूली में सबका हिस्सा तय होता है। हालांकि टीवी 9 भारतवर्ष इसकी पुष्टि नहीं करता है, लेकिन खुद मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर ने ही महाउगाही कांड का खुलासा किया था। यह बात अलग है कि कुर्सी पर रहते हुए उनकी जुबान से एक शब्द नहीं निकला, लेकिन जैसे ही कुर्सी गई वो बोलने लग गए। उन्होंने महाराष्ट्र के मंत्री तक की कलई खोल दी। अब स्टिंग ऑपरेशन में देखिए सचिन वाजे का पूरा महावसूली गैंग कैसे काम करता था। खुफिया कैमरे से लैस टीवी 9 भारतवर्ष की टीम मरोल नाका के रूबी बार से निकल चुकी थी, क्योंकि हमारी अगली मंजिल था गोरे गांव का फेलिया हुक्का बार। हमारे अंडर कवर रिपोर्टर यहां भी बार के खरीदार बनकर पहुंचे थे। यहां पर हमारे साथ मौजूद बिचौलिए ने हमारी मुलाकात हुक्का बार के मैनेजर से करवाई। हमें बार का खरीदार समझ रहा मैनेजर हुक्का बार दिखाने के लिए अपने साथ अंदर लेकर चला गया। हम देखकर हैरान थे कि कोरोना काल की गाइडलाइंस का यहां पालन नहीं हो रहा था। भीड़ जुटी थी, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग नाम की कोई चीज नजर नहीं आई। किसी को न कोरोना का डर था, न सरकार के नियम कायदों का। थोड़ी देर हुक्का बार में घूमने और देखने के बाद हमारी टीम बार मैनेजर के साथ बाहर निकल आई, ताकि बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाया जा सके। ये पता किया जा सके कि क्या इस हुक्का बार से भी मुंबई पुलिस उगाही करती है, और इसका खुलासा बार का मैनेजर ही कर सकता था। हुक्का बार के बाहर सड़क पर जब मैनेजर से बातचीत शुरू हुई तो उस नाम का जिक्र आ गया जिसे काली कमाई का बेताज बादशाह कहा जाता है, जिसका नाम पूरा देश जान चुका है, यानी सचिन वाजे। अभी वो वाजे की वजह से बहुत मैटर गर्म हो गया। वो जिस दिन अरेस्ट हुआ ना, उसके 2 दिन पहले मैसेज किया वाजे को, पार्सल मिल गया ऐसा? नहीं एक स्टेटस रखा था, उस पर कमेंट डाला भाई। अच्छा, बातचीत होते रहते थे। अब व्यवहार लेती देती करते अब तो ठीक है ना, क्या करते। जब लिया तो भाई तुरंत गया ना, मेरे भाई का मेहनत का पैसा है। हुक्का बार के मैनेजर ने खुलासा किया कि उसकी सचिन वाजे से अक्सर बातचीत होती रहती थी। यहां तक कि गिरफ्तारी से 2 दिन पहले भी इसकी चैटिंग हुई थी और पैसों का लेन देन भी होता था। लेकिन इससे भी ज्यादा सनसनीखेज खुलासा मैनेजर ने आगे किया। ऐसे CIU अलग था, CIU बंद हो गया, वाजे CIU में था। वो पैसा पूरा 1 नंबर जा रहा था। हाँ, ये जो CIU का पैसा था ना, वो 1 नंबर जा रहा था। परमवीर सिंह और उसके दोनों के मिली जुली बोला ना 100 करोड़। सुनकर भरोसा करना मुश्किल है, लेकिन मैनेजर का दावा है कि हुक्का बार और डांस बार से जो भी वसूली होती थी उसमें वाजे के साथ साथ परमवीर सिंह भी शामिल थे। लेकिन सवाल यह है कि वसूली कैसे होती थी? क्या वाजे रकम लेने आता था? इस सवाल का जवाब भी बार मैनेजर ने दे दिया। सुनिए। इधर खुद आया था? नहीं, खुद नहीं आता था। उसको बोले कि एक बार होटल में शायद उसका बंदा था ये बिपिन चौहान, उसका तो करता धरता वही था। और एक काजी था, काजी लेकिन ज्यादा पिक्चर में आता नहीं था। मेन आदमी उसका काजी, वो भी उसको भी लिया है। सुना आपने, दावा है कि एपीआई सचिन वाजे ने बार और पब से वसूली के लिए बाकायदा अपने 2 गुर्गे रखे हुए थे, जिनमें से एक का नाम है रियाजुद्दीन काजी, वही काजी जिसका नाम 100 करोड़ के वसूली केस में शामिल है। बहरहाल
सचिन वाजे को मुंबई का बेताज बादशाह क्यों कहा जाता है, ये सच भी हमारे खुफिया कैमरे में कैद हो गया। वो सीधे प्लांटेस मोड़ेगा नहीं था, क्यों मालूम है? ये भाई ना IPS लोगों को फाटे पे मार रहा था। अभी समझो, अगर सीधे प्लांटे बुला रहा है ना उसको, तो बोलेगा मेरा आदमी आ रहा है। इसको बुलाया ना तो बोलेगा मेरा आदमी आ रहा है, उसके बाद ऐसा इकड़ी सिटी ऑफिस में चौथा माला पूरा उसका था। हाँ, 2 बार मिल के आया भाई। बार मैनेजर के मुताबिक सचिन वाजे बड़े बड़े IPS अधिकारियों को भी ठेंगे पर रखता था, बुलाने पर मिलने तक नहीं जाता था। उसका रुतबा पुलिस ऑफिस में खुद इस शख्स ने देखा है। इसी बातचीत के दौरान वो राज भी खुल गया कि अगर किसी ने वाजे को रकम देने में आनाकानी की तो वो उसे बर्बाद कर देता था। मेरे फ्लेवर है ना, जो का फ्लेवर वाला, ये अग्रवाल, अभी उसके हाथ में काम चालू है मेरा। उसके 80 पेटी उठा वाजे। एक गोदाम सील किया, 2 गोदाम में हर्बल दिखा के। बहरहाल वाजे कानून के शिकंजे में है और TV9 भारतवर्ष का ऑपरेशन 100 करोड़ उसके गुनाहों का सबूत साबित हो सकता है, जो सचिन वाजे के काले साम्राज्य के अंत की वजह बन सकता है। मुंबई से TV9 भारतवर्ष के लिए उमेश पाटिल के साथ फारूक नेवाजी की रिपोर्ट। वाजे अभी गाजे बाजे के साथ हिरासत में है, लेकिन मुंबई में ऐसे कितने वाजे और? आपने देखा कि ऑपरेशन 100 करोड़ में मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह का नाम आया। एक डांस बार के मैनेजर ने दावा किया कि हर महीने परमबीर सिंह के लिए 2 लाख रुपए अलग से भेजे जाते थे। TV9 भारतवर्ष ने इस आरोप पर पूर्व कमिश्नर परमबीर का पक्ष जानने के लिए उनसे संपर्क करने की कई बार कोशिश की, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। अब उन पर लगे आरोपों की हकीकत क्या है, ये बात या तो परमबीर सिंह बता सकते हैं या फिर जांच एजेंसियां। TV9 भारतवर्ष फिलहाल इस आरोप की पुष्टि नहीं करता। अपराध के सिंडिकेट के बाद अब फिक्र कोरोना के संक्रमण की, जो लगातार बेकाबू होता जा रहा है और दूसरी लहर को ज्यादा से ज्यादा खतरनाक बनाता जा रहा है। आपके सामने देश में कोरोना के बीते 7 दिनों का ग्राफ है, जिसमें पिछले 6 दिनों से हर दिन लगातार 53,000 से ज्यादा नए केस सामने आ रहे हैं। बीते 7 दिनों में ही देश में 4 लाख से ज्यादा नए केस सामने आ चुके हैं और इस दौरान करीब 1,95,000 एक्टिव केस बढ़ गए हैं। मुंबई, दिल्ली, भोपाल, जयपुर, मोहाली और विशाखापट्टनम की ये तस्वीरें तो सिर्फ बानगी भर हैं, जो बताती हैं कि आखिर क्यों कोरोना एक बार फिर सिर उठाने लगा है। ये तमाम तस्वीरें सिर्फ और सिर्फ एक ही संदेश देती हैं कि जिस कोरोना महामारी के खिलाफ 1 साल से पूरा देश एकजुट होकर लड़ा, वैक्सीन आने के बाद जब लगने लगा कि हम लड़ाई जीतने के करीब पहुंचने वाले हैं, तो हमारे और आपके बीच मौजूद बहुत सारे लोगों की लापरवाही ने, मास्क ना पहनने और 2 गज की दूरी ना मानने के चलते हिंदुस्तान पर एक बार फिर कोरोना हावी होने लगा है। अब ये फिक्र इसलिए भी बड़ी हो गई है क्योंकि किलर वायरस कोरोना का संक्रमण की कड़ी अब गांव में भी मजबूत होने लगी है। अब आपको गांव की रिपोर्ट दिखाते हैं, जिससे साफ होता है कि जिन गांव ने लापरवाही की, वहां कोरोना पहुंच चुका है। देखिए, इस लड़ाई में हम सफलतापूर्वक बच पाए हैं, उसका एक कारण था कि हम गांवों को इससे मुक्त रख पाए थे। लेकिन टियर 2, टियर 3 सिटी पहुंचा तो इसको गांव में जाने से देर नहीं लगेगी और गांवों को संभालना, हमारी व्यवस्थाएं बहुत कम पड़ जाएगी। ये तस्वीरें वो सबूत हैं जो हिंदुस्तान में कोरोना को और भी ज्यादा घातक बना रही हैं। छत्तीसगढ़ के दुर्ग के ढौर गांव में ये सन्नाटा इसलिए पसरा है क्योंकि शहरों की तरह ही अब कोरोना ने गांव में भी घुसपैठ तेज कर दी है। ढौर गांव में अब तक 180 लोग कोरोना संक्रमित पाए जा चुके हैं। गांव में लोगों का बाहर निकलना बंद कर दिया गया है और हॉटस्पॉट बन चुके इस गांव को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया। करीब 1,500 परिवार वाला ये गांव पूरे दुर्ग के लिए, पूरे छत्तीसगढ़ के लिए चिंता का सबब बन गया है क्योंकि यहां लापरवाही बरती गई। दरअसल ढौर गांव में बहुत से लोग शहरों में मजदूरी के लिए जाते हैं। बीते दिनों यहां झांकी प्रतियोगिता और मेले जैसे कार्यक्रम भी आयोजित हुए थे। इस दौरान भीड़ जुटने और एहतियात नहीं बरते जाने से कोरोना ने लोगों को चपेट में लेना शुरू कर दिया। पूरे गांव कंटेनमेंट हो गया है
और लगातार वहाँ पर हमारे ट्रेसिंग टीम और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के ग्रुप और सैंपलिंग चल रहा है और उसको जो भी ऐसा कुछ बीमार नजर आ रहे हैं सिर्फ उनको अस्पताल एडमिट कर रहे हैं और बाकी होम आइसोलेशन में रखे हुए हैं। ढौर गांव के अचानक हॉटस्पॉट बन जाने से अब दुर्ग के बाकी गांवों में भी संक्रमण का खतरा मंडरा रहा है। अब तक शहरों में ही संक्रमित व्यक्ति पाए जा रहे थे, लेकिन अब गांवों में भी भारी मात्रा में संक्रमित मिल रहे हैं, जिसके चलते अब गांव में भी धारा 144 लागू कर दी गई है। ढौर गांव में लगभग 30 केसेस पॉजिटिव पाए गए थे, तो उस गांव को पूर्ण रूप से लॉकडाउन कर लिया गया है। पूरे गांव का सैंपलिंग हो चुका है और अभी जो रिपोर्ट आया है उसमें से बहुत सारे लोग निगेटिव पाए गए हैं। बाकी जो लोग हैं वहाँ पे जो पॉजिटिव केसेस है उनकी सभी की स्थिति सामान्य है। हालात सिर्फ छत्तीसगढ़ के गांव में ही बिगड़े हैं, ऐसा नहीं है। देश के कई हिस्सों में गांव से आ रही रिपोर्ट्स चिंता बढ़ा रही हैं। कोरोना का सबसे बड़ा शिकार महाराष्ट्र बना हुआ है और वहां अमरावती प्रशासन ने जो हालात बताए हैं वो वाकई डराने वाले हैं। आंकड़ों के मुताबिक 18 मार्च को अमरावती के शहरी इलाकों में 229 नए केस सामने आए थे, जबकि ग्रामीण इलाकों में 236 संक्रमित मिले। उसके बाद 27 मार्च तक यानी 10 दिनों में 8 दिन शहर से ज्यादा कोरोना संक्रमित गाँव में मिले। मतलब ये कि अब वो होना शुरू हो गया है जिसका डर था, वो डर जिसके बारे में 2 हफ्ते पहले प्रधानमंत्री मोदी ने भी आगाह किया था। देखिए, इस लड़ाई में हम सफलतापूर्वक बच पाए हैं, उसका एक कारण था कि हम गांवों को इससे मुक्त रख पाए थे। लेकिन टियर 2, टियर 3 सिटी पहुंचा तो इसको गांव में जाने से देर नहीं लगेगी और गांवों को संभालना हमारी व्यवस्थाएं बहुत कम पड़ जाएगी। वाकई में कोरोना संक्रमण की कड़ी को अगर गांव तक पहुंचने से नहीं रोका गया तो हालात हद से ज्यादा बिगड़ सकते हैं। पिछले साल कोरोना काल में इलाज के लिए तड़पते, बेड के लिए तरसते मरीजों और उनके तीमारदारों का दर्द और दहशत अभी भी दिलो दिमाग में दर्ज है। एक साल में शहरी इलाकों में भले ही हेल्थ सेक्टर थोड़ा मजबूत हुआ है, लेकिन गांव में हालात बहुत ज्यादा नहीं बदले हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक 1000 लोगों पर एक डॉक्टर होना चाहिए, लेकिन भारत के ग्रामीण इलाकों में करीब 11,000 लोगों पर एक डॉक्टर है। कोरोना काल से पहले शहरी इलाकों में हर 1700 मरीजों पर एक बेड था, जो अब शायद थोड़ा सुधर गया होगा, लेकिन ग्रामीण भारत में 3100 मरीजों पर एक बेड है। इसीलिए अगर शहरों की तरह गांव-गांव में भी कोरोना का कहर बरपना शुरू हो गया तो फिर उन हालात से उबरना बहुत मुश्किल होगा। देखिए, हालात अभी भी काबू किए जा सकते हैं क्योंकि कोरोना की नई लहर का कहर सबसे ज्यादा देश के 10 राज्यों के कुछ जिलों में ही देखने को मिल रहा है। ऐसे में वहां सख्ती बरतकर टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट पर फोकस करके हालात संभाले जा सकते हैं। 29 मार्च को देश भर में जितने नए मामले सामने आए उसमें से करीब 90% नए केस सिर्फ महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक, एमपी, तमिलनाडु, गुजरात, दिल्ली, केरल, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश में, इन 10 राज्यों में ही मिले। लेकिन सबसे ज्यादा हालात महाराष्ट्र में खराब है, जहां कोरोना का मीटर 30,000 के पार बना हुआ है। उससे नीचे ये आ नहीं रहा। कोरोना से लड़ते लड़ते 1 साल से भी ज्यादा वक्त बीत गया है। इस दौरान कई बार ऐसे मौके आए जब लगा कि महामारी काबू में आ गई है, लेकिन एक बार फिर जब दूसरी लहर सामने है तो समझ आ गया है कि कोरोना की आखिरी कड़ी तोड़ने में हम नाकाम हो गए। और अब सबसे ज्यादा हालात महाराष्ट्र में खराब है, जहां 2020 से भी ज्यादा भयंकर स्थिति अब बनती जा रही है। यह महाराष्ट्र में बीते 6 दिन का कोरोना मीटर है, जो लगातार 31,000 के पार बना हुआ है। इन 6 दिनों के दौरान महाराष्ट्र में 2,12,000 से भी ज्यादा नए कोरोना केस मिले और इनमें से 1 लाख से भी ज्यादा केस तो बीते 3 दिन में ही पाए गए हैं। इसको देखते हुए महाराष्ट्र सरकार कुछ समय के लिए लॉकडाउन लगाने पर विचार कर रही है। स्वास्थ्य विभाग के सीनियर अफसरों और कोविड टास्क फोर्स के साथ बैठक में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने लॉकडाउन जैसी पाबंदियों का खाका तैयार करने को कहा है। लॉकडाउन लगाना ये न जनता के हित में है न सरकार के हित में है। बेहतर ये होगा कि लोग सरकार के नियमों का पालन करें। लॉकडाउन ये लास्ट ऑप्शन रहेगा, लेकिन हम रिस्ट्रिक्शंस बहुत निर्बंध हम बहुत कड़क करते जा रहे हैं, जैसा कड़ाई से हम उसका अमल करने जा रहे हैं। लेकिन महाराष्ट्र में बहुत सारे लोग नियमों को लगातार तोड़ने में जुटे हुए हैं, जिसकी सबसे भयावह तस्वीरें नांदेड़ से आई हैं, जहां होला मोहल्ला यानी होली के जुलूस के लिए सड़क पर संग्राम छिड़ गया।
ये तस्वीरें गवाह हैं कि महाराष्ट्र में लॉकडाउन की नौबत क्यों आ गई है और अगर लॉकडाउन लगा तो भी ये कदम बेमानी क्यों साबित होगा। देखिए, एक तरफ पुलिस के चंद जवान हैं तो दूसरी ओर सैकड़ों की भीड़, सबके हाथ में तलवारें और लाठी डंडे। देखिए किस तरह गुरुद्वारे के बाहर मेन गेट पर ही पुलिस ने बैरिकेडिंग के जरिए भीड़ को रोक कर रखा था, लेकिन बेकाबू हुई भीड़ ने एक झटके में लोहे की बैरिकेडिंग ताश के पत्तों की तरह ढहा दी। देखते ही देखते हुड़दंगी सड़कों पर तलवारें लेकर दौड़ने लगे। जान बचाने के लिए पुलिस वाले भागते नजर आए। उपद्रवियों ने पुलिस वालों पर ही हमला किया, गाड़ियों को तोड़ दिया, चकनाचूर कर दिया। ये बवाल होली के दिन यानी कल का है, वो भी तब जब पूरे नांदेड़ में 25 मार्च से लॉकडाउन लगा हुआ है। लॉकडाउन की वजह से सब कुछ बंद है, लेकिन उसके बावजूद बड़ी तादाद में लोग होला मोहल्ला मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। पुलिस ने जब जुलूस निकालने से रोका तो भीड़ में शामिल पुरुषों और महिलाओं ने उन पर हमला बोल दिया। बाहेर काढण्यावरून एक वाद निर्माण व्हायला लागला आणि काही मुलं साधारणतः 300 ते 400 मुलं हल्लाबोलच्या तयारीने गेट तोडून बाहेर आलेत आणि पारंपरिक मार्गाने त्यांनी हल्लाबोल केलेला आहे। यामध्ये 4 कर्मचारी जखमी झालेले आहेत, शासकीय वाहनांचं नुकसान झालेलं आहे। आम्ही आता गुन्हा दाखल करून पुढील कायदेशीर कारवाई करत आहोत। ये हाल तब है जब महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण पिछले साल से भी ज्यादा तेजी से फैल रहा है, पिछले साल से भी ज्यादा लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है। सरकार नियम बना रही है, सख्ती बरत रही है, लोगों से अपील कर रही है कि मास्क जरूर पहनें और 2 गज की दूरी का पालन करें, लेकिन फिर भी लोग जानबूझकर जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। इसमें मुंबई कर भी पीछे नहीं है। बहुत सारे लोगों को जुर्माना देना कबूल है, लेकिन मास्क लगाना कबूल नहीं। आप बगैर मास्क के सामान बेच रहे हैं, कितनी गलत बात है। लगाया था, एक ब्रेड कुछ खा रहा था, मास्क लगा के रखा था हर वक्त। ख्याल रखिए, बिल्कुल मास्क लगा के रखिए। मास्क हर वक्त लगा के रखिए। चलिए देखिए, अभी आप भी मास्क उतारे हुए थे, मास्क लगा के रखिए। इनका मास्क नहीं है, बिना मास्क के हैं, और इनके सामने ये भाई सब बगैर मास्क के हैं। ये बताइए, बगैर मास्क के आप सामान बेच रहे हैं, खाने पीने की चीज़ें हैं ये। हम लोग मास्क लगा के सामान बेचते हैं। ये मुंबई में पिछले 12 दिनों का कोरोना ग्राफ है। 18 मार्च को पहली बार संक्रमण के आंकड़ों ने पिछले साल यानी 2020 में पीक का रिकॉर्ड तोड़ा था और 27, 28 और 29 मार्च को पिछले साल के पीक से करीब 2 गुना से भी ज्यादा नए केस रिपोर्ट हुए। अब बंगाल की बात करते हैं, जहां दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार आज शाम खत्म हो गया। 1 अप्रैल को राज्य के सबसे हाई प्रोफाइल सीट नंदीग्राम में भी वोटिंग है, जहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनके बागी शुभेंदु अधिकारी आमने सामने। नंदीग्राम में आज रैलियों का जबरदस्त रेला लगा, लेकिन सबसे खास तस्वीर वो रही जिसमें मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के सामने बीजेपी के समर्थकों ने जय श्री राम का नारा लगाया। आज गृह मंत्री अमित शाह भी नंदीग्राम में थे और उन्हीं के रूट से ममता बनर्जी का भी काफिला गुजर रहा था। इसी दौरान ममता का काफिला जब बीजेपी कार्यकर्ताओं के सामने से गुजरा तो जय श्री राम के नारे लगाने लगे। बंगाल की राजनीति में इस नारे का असली इसीलिए महत्व है क्योंकि ममता बनर्जी इस नारे की वजह से कई बार खफा हो चुकी हैं। 23 जनवरी के दिन तो इसी नारेबाजी की वजह से उन्होंने सुभाष चंद्र बोस जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में भाषण देने से भी मना कर दिया था। आज पश्चिम बंगाल में महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा भी छाया रहा। बीजेपी ने आरोप लगाया कि ममता के राज में महिलाएं महफूज नहीं हैं। पश्चिम बंगाल की आबादी करीब 9 करोड़ है, जिसमें से करीब 4 करोड़ 44 लाख महिलाएं हैं। इनमें से 3 करोड़ 15 लाख महिलाएं वोटर हैं, यानी वो 18 वर्ष से ऊपर की हैं। जाहिर है कोई पार्टी इनकी अनदेखी नहीं कर सकती, लेकिन एक हकीकत ये भी है कि राज्य की विधानसभा में जो 294 सीटें हैं उनमें महिलाएं बहुत कम हैं। 2016 के चुनाव में सिर्फ 41 महिलाएं चुनाव जीतकर विधानसभा तक पहुंच पाई थी। वैसे बीजेपी ने क्यों यह आरोप लगाया कि बंगाल में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, आप ये रिपोर्ट देखें। जिस वक्त ट्विटर पर तृणमूल कांग्रेस ने ममता बनर्जी को रॉयल बंगाल टाइग्रेस बताया और ऐलान किया कि वो बाहरी लोगों से बंगाल की महिलाओं की रक्षा करेंगे, लगभग उसी समय ट्विटर पर ही बीजेपी ने एक सनसनीखेज आरोप लगा दिया। बीजेपी बंगाल ने ट्वीट किया,
नंदीग्राम में एक 24 वर्षीय महिला के साथ रेप के बाद उसे नहर में धकेलकर मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। ये जघन्य अपराध एक निर्दोष महिला के साथ सिर्फ इसलिए किया जाता है क्योंकि उसका पति बीजेपी का कार्यकर्ता है। क्या इस तरह ममता बनर्जी नंदीग्राम को जीतना चाहती हैं? क्या पश्चिम बंगाल में इसी खेला का ममता बनर्जी जिक्र करती हैं? चुनाव प्रचार के लिए नंदीग्राम पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने भी ये मुद्दा उठाया। ममता दीदी रात को निवास करती है, उसे 1 किलोमीटर के दायरे के 5 किलोमीटर के दायरे के अंदर ही एक महिला पर बलात्कार हुआ। अब महिला सुरक्षा की बात करने वाली ममता दीदी को मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि बलात्कार करने वाले आपके निवास से 5 किलोमीटर दूर आपकी उपस्थिति में जब आप नंदीग्राम में हो तब बलात्कार करें तो बंगाल में महिलाओं की सुरक्षा का क्या हो? बीजेपी कार्यकर्ता गोपाल मजूमदार की मां शोभा मजूमदार के देहांत के बाद बीजेपी दोबारा इस मुद्दे को भी जोर शोर से उठा रही है। पार्टी ने पिछले दिनों आरोप लगाया था कि शोभा मजूमदार पर टीएमसी के लोगों ने हमला किया था, लेकिन ममता बनर्जी महिलाओं से जुड़े मामले में उल्टा बीजेपी को ही घेर रही हैं। এমন কি আমার কাছে খবর আছে নিজের একটা মেয়েকে নিজেরা খুন করবে, করে বলবে তৃণমূল করেছে, বলে দাঙ্গা লাগিয়ে দেওয়ার চেষ্টাও করবে। এই প্ল্যানও ওদের আছে। এই প্ল্যান আছে বলে প্ল্যানটা আগে আপনাদের আমরা জানিয়ে দিলাম। बंगाल का मुद्दा इतना हावी है कि प्रधानमंत्री मोदी तमिलनाडु की रैली में भी इसे नहीं भूले। We all saw with horror how goons belong to TMC brutally attack her just because her ideology was different. इधर नंदीग्राम में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन ममता बनर्जी ने कोई कसर बाकी नहीं रखी। বিজেপি তো বাংলা বলতে পারে না, বলে বঙ্গাল, আর বলে সোনার বাংলা করবে। সোনার বাংলা, সোনা মানে কি একটা বলতে পারে না, লোকের কানে শুনে শুনে এসে সোনার বাংলা করে। और ममता जी को दिखाएंगे उन्होंने कुछ नहीं किया, सब भ्रष्टाचार किया। बोले भ्रष्टाचार का ठाकुर दादा पूरा सब कुछ खा लिया और बहुत बड़ा बड़ा बात करते हैं। लेकिन क्या ऐसे बयानों से ममता बनर्जी महिलाओं का मुद्दा किनारे कर सकती है? जबकि माँ, माटी और मानुष उनका पुराना नारा है। हमने नंदीग्राम की महिलाओं से ही इस बारे में बात की। अच्छा, चुनाव हो रहा है, चुनाव हो रहा है, चुनाव मालूम है? मालूम कौन आ रहा है? ममता बनर्जी या शुभेंदु? ममता बनर्जी, ममता बनर्जी। अच्छा, वोट किसको दोगे? जोड़ा फूले। किसको? जोड़ा फूले। अच्छा, ममता बनर्जी को। महिला है इसलिए? महिला है इसलिए। और दादा तो कह रहे हैं कि यहाँ पर हम जीत रहे हैं, शुभेंदु अधिकारी को नहीं। कि परिवर्तन हो गए, दीदीर सामने सब समय आছি। कौन जीतेगा? दीदी थकबे, दीदी थकबे। হ্যাঁ অবশ্যই। दुई फूल होबे या कमल होबे? दादा जीतबे। दादा जीतबे। अब बता दो, देख लो, दादा जीत रहे हैं। नहीं दादा नहीं, दीदी दीदी। ममता बनर्जी की सरकार फिर एक बार खड़ी हो पाएगी या नहीं, ये जानने के लिए तो 2 मई का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन ममता बनर्जी आज व्हील चेयर से उठकर अपने पैरों पर जरूर खड़ी हो गई। आज नंदीग्राम में एक चुनावी सभा के दौरान वो व्हील चेयर छोड़कर अपने पैरों पर खड़ी हुई और राष्ट्रगान गाया। आपको याद होगा कि नंदीग्राम में अपना चुनावी पर्चा दाखिल करने के बाद वो एक घटना में घायल हो गई थी। चुनाव आयोग ने जांच में पाया कि उन्हें चोट लगी थी, लेकिन ममता बनर्जी और उनकी पार्टी इसे अभी भी साजिश कहती है। जो भी हो, आज पूरे 19 दिन बाद ममता बनर्जी किसी चुनावी सभा में अपने पैरों पर खड़ी दिखी। और अब देखते हैं फिक्र हेडलाइंस। इमरान खान ने पीएम मोदी को दिया चिट्ठी का जवाब। एक बार फिर अलापा कश्मीर का राग, कश्मीर विवाद का हो समाधान, भारत से बेहतर रिश्ते चाहता है पाकिस्तान। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की चिट्ठी की होगी जांच, महाराष्ट्र सरकार ने किया आयोग गठित, रिटायर्ड जस्टिस कैलाश चांडीवाल की कमेटी करेगी जांच। बंगाल में पूर्व क्रिकेटर अशोक डिंडा पर हमला, टीएमसी समर्थकों पर लगाया हमले का आरोप, मोइना से बीजेपी उम्मीदवार है डिंडा। नंदीग्राम में अमित शाह का ममता पर हमला, बोले नंदीग्राम में ममता के हारने से बंगाल में परिवर्तन तय, प्रचंड बहुमत से जीतेंगे शुभेंदु अधिकारी। नंदीग्राम में व्हील चेयर पर रोड शो कर ममता ने भरी हुंकार, बोली बंगाल में आतंक फैला रही है बीजेपी, मैं नंदीग्राम के संघर्ष को सम्मान देने के लिए लड़ रही हूं। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 27,918 मामले। पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में 139 लोगों की मौत
और अब देखिए खबर पॉजिटिव। भारत में फिलहाल कोरोना की 2 ही वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन का इस्तेमाल हो रहा है। अब माना जा रहा है कि देश को जल्द ही एक और वैक्सीन मिल सकती है। हैदराबाद की मशहूर फार्मा कंपनी डॉक्टर रेड्डीज लैब को उम्मीद है कि रूस की कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक वी को अगले कुछ हफ्तों में मंजूरी मिल जाएगी। डॉक्टर रेड्डीज लैब ने स्पुतनिक वी के लिए रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड के साथ करार किया है। भारत में स्पुतनिक वी के तीसरे चरण का ट्रायल हाल ही में पूरा हुआ है। बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच पंजाब में अब सभी स्वास्थ्य केंद्रों में कोरोना का टीका लगाया जाएगा। इस बारे में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने अधिकारियों को तैयारी के निर्देश दिए हैं। टीकाकरण की सुविधा 45 साल से अधिक उम्र के सभी व्यक्तियों के लिए बिना किसी शर्त के 1 अप्रैल से सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर उपलब्ध होगी। जल जीवन मिशन के तहत देश भर के 4 करोड़ ग्रामीण घरों में नल का जल पहुंचाया गया है। ग्रामीण इलाके में 7 करोड़ 24 लाख लोगों को अब नलों के माध्यम से पीने का योग्य पानी मिल रहा है। तेलंगाना, अंडमान और निकोबार के बाद गोवा भी 100% नल जल आपूर्ति वाला राज्य बन गया है। 15 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री मोदी ने 2024 तक हर ग्रामीण घर में नल का पानी पहुँचाने के मिशन की घोषणा की थी। और अब देखते हैं जो है सो है दिनेश गौतम के साथ। ज्यादा दिन टिकने वाले मेहमान अपनी इज्जत खुद खराब करते हैं। ये बात अब कोरोना पर भी 100% लागू है। याद कीजिए, पहले पहल क्या जलवा था कोरोना का। लोग घरों में यूं बंद हुए थे कि मोर जंगल में नहीं सड़कों पर नाच रहे थे। लोग सैनिटाइजर से लगभग नहा रहे थे। सब्जी फल तक क्वारंटाइन करके या खास तरीके से धो धो कर खाए जा रहे थे। पर अब लोग लिहाज करें भी तो कितना। उतने भर से मानकर कोरोना चला जाता तो ठीक था, पर कोरोना को तो खातिरदारी भाग गई, ज्यादा रुक गया, अब फिर तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन उसकी इज्जत अब कितनी बची है? होली में दिख गया, चुनावी रैलियों में दिख गया, उन देशों में दिख गया जहां लोग लॉकडाउन के खिलाफ अपनी ही सरकार के लिए डंडा उठा चुके हैं। अब भी टाइम है कोरोना बाबू, वरना इज्जत पूरी उतर जाएगी। फिर मत कहना बताया नहीं, बाकी तो जो है सो है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।